दोस्तों, विश्व के इतिहास में अनेक विलक्षण चीजों के राज छुपे हुए हैं। हर एक चीज का जैसे एक पहलू होता है, वैसे ही उस चीज का इतिहास भी होता है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे ऑक्शन यानी नीलामी का इतिहास। वैसे देखा जाए तो नीलामी कब, कहाँ और कैसे शुरू हुई, इसका कोई पुख्ता प्रमाण हमें नहीं मिलता। ग्रीक के इतिहास में कुछ लिखित दस्तावेजों के हिसाब से 500 बीसी से यह नीलामी उनके यानी ग्रीक लोगों की जिंदगी का हिस्सा थी। कई सौ सालों से हर देश, हर उद्योग, हर व्यवसाय से यह जुड़ी हुई है। ग्रीक के उन लिखित दस्तावेजों के हिसाब से महिलाएं शादी करने के लिए वहां नीलाम की जाती थी और नीलामी के अलावा वहां लड़कियों की शादी करना अनैतिकता मानी जाती थी। इस नीलामी में जो बोलियां लगाई जाती थी वो गिरते क्रम से लगाई जाती थी, यानी कि जो कीमत लगाई गई है उससे कई ज़्यादा से बोली की शुरुआत होती थी और लगाई गई कीमत तक बोलियां नीचे आ जाती थी। नीलामी में बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ कई जानवर जैसे घोड़े और अनेकों पालतू जानवर नीलाम किए जाते थे। इन सब जानवरों को मैदानों में परखा जा सकता था। जैसे घोड़े की घोड़सवारी करके उसे खरीदना है या नहीं खरीदना है, इसका निर्णय बोली लगाने वाला ले सकता था। सुंदर महिलाओं को यहाँ काफ़ी अच्छी कीमत मिलती थी, क्योंकि उनकी सुंदरता बोलियों में उन्हें विशेष तौर से ज़्यादा पैसे दिलाती थी। कुछ कम सुंदर महिलाओं को उनके मालिक कुछ डाउरीज यानी दहेज के साथ बेचते थे। रोम, इटली और यूरोपियन देशों में उन दिनों उनके पुरखों की ज़मीनें, घर नीलाम किए जाते थे। युद्ध में इस्तेमाल की गई अनेकों चुराई हुई चीज़ों की नीलामी काफ़ी पैमाने पर होने लगी थी। यह नीलामी करने के लिए एक विशेष अधिकारी की भी नियुक्ति की जाती थी। दूसरी ओर अमेरिका के लोगों को 16वें शतक में नीलामी झटपट पैसा कमाने का साधन लगता था और वसाहतवाद के काल में तो यह विशेष रूप से काफ़ी प्रचलित था। अनेकों छोटी मोटी साधन सामग्री, तंबाकू, फसल, गुलाम और खेतों की नीलामी यहाँ की जाती थी। जानवरों की चमड़ी और फर को नीलामी में काफ़ी विशेष महत्व था। सर्दियों में उनकी काफ़ी अच्छी मांग तो थी ही, लेकिन साल भर इन देशों में ठंड और बारिश के चलते जानवरों की चमड़ी और फर को काफ़ी पैसे मिलते थे। बहुत सारे व्यापारी अच्छे दामों में अमेरिका से चीज़ें खरीद कर यूरोपियन देशों में बड़े बड़े जहाज़ों में भर के लेके जाते थे और यूरोप में अनेकों मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को नीलामी में वह माल बेचकर अच्छा पैसा कमाते थे। आगे यही कंपनियां उसी माल से अनेकों चीज़ें बनाकर साधारण मार्केट में बेचकर पैसा कमाती थी और इस चक्र का केंद्र बिंदु जानवरों की फर और चमड़ी था, क्योंकि उसी से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी। युद्ध के दौरान तो नीलामी की अलग ही परिभाषा बन गई थी। जीतने वाली सेना जीते हुए ज़मीन से अनेकों चीज़ों की लूट करके सुरक्षित जगह में रखती थी और युद्ध के बाद जीती हुई ज़मीन के हिस्से के साथ साथ लूटा हुआ माल भी बेचा जाता था। और इस पूरी श्रृंखला में सबसे ज़्यादा फायदा सेना की टुकड़ियों के प्रमुखों को होता था, यानी कि कर्नल्स को होता था। मज़े की बात यह है कि अनेक कर्नल युद्ध के बाद भी लूटी हुई चीज़ों की नीलामी करने के लिए यहाँ से वहाँ यात्रा करते थे और लोग उनके पोशाक से ही उनको पहचानते थे। आगे चल के लोग नीलामी अधिकारी को कर्नल नाम से जानने लगे और बहुत समय तक नीलामी अधिकारी को कर्नल नाम से ही जाना जाता था। इतर नामों में नाइट्स ऑफ द हैमर और ब्रदर, यह दो नाम धीरे धीरे प्रचलित हुए। कर्नल शैली की टोपी, छड़ी, घड़ी, घंटी, हथौड़ा और लाल ध्वज यह नीलामी अधिकारी की पहचान बन गई थी। 19वें शतक के शुरुआत में अमेरिका में जॉस नेशनल स्कूल ऑफ ऑक्शन की शुरुआत हो गई और नीलामी को पढ़ाने जाने लगा। नीलामी के लिए उस वक्त वातावरण काफ़ी पोषक था, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी थी। नीलामीकर्ता को उसकी आवाज़ के लिए कोई प्रवर्धन प्रणाली यानी कि माइक्रोफोन जैसी कोई सुविधा नहीं थी। नीलामी के लिए नीलामीकर्ता को काफ़ी यात्रा करनी पड़ती थी। साथ साथ भीड़ जमा करना भी एक कठिन कार्य था। ज़्यादातर नीलामीकर्ता भीड़ जमा करने के लिए खाने की व्यवस्था करके भीड़ को प्रभावित करने का प्रयास करते थे। 1950 के दशक में नीलामी में काफ़ी प्रगति हुई। इन्हीं दिनों में अलग अलग तरीके की सामग्री के साथ व्यक्तिगत संपत्ति भी बड़े पैमाने में नीलाम की जाने लगी। नीलामकर्ता अब खुद को व्यापारी के तौर पर दुनिया के सामने पेश करने लगे। उन्होंने अलग अलग व्यवसायों का पोषण करते हुए खुद के पहरावे में बदलाव करना शुरू किया और वह सूट और टाई पहनने लगे। उनके पास बैंकों, व्यापारी, सरकारी एजेंसियां के कॉन्टैक्ट्स रहने लगे।
1990 के दशक में नीलामीकर्ता अपने व्यवसाय को तेज और अधिक सुचारू रूप से चलाने के लिए कंप्यूटर, फैक्स मशीन, फ़ोन और अनेकों साधनों का इस्तेमाल करने लगे। उन्हीं दिनों में कुछ नीलामीकर्ताओं ने छोटी-छोटी चीज़ों की तस्वीरें खींचकर बड़े स्क्रीन पर दिखाना शुरू किया, ताकि सब लोग उन्हें अच्छी तरह से देख पाए। इसी दशक में साइबर स्पेस में नीलामी फट गई और 1995 के दौरान ईबे लॉन्च किया गया और वह नीलामी के कारोबार में ऑनलाइन लीडर बन गया। कई नीलामीकर्ता आज अपने ग्राहकों के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लाइव नीलामी के साथ-साथ ऑनलाइन नीलामी भी करते हैं। कई सैकड़ों साल चला हुआ यह नीलामी का व्यवसाय धीरे-धीरे अलग-अलग तरीकों से अलग-अलग हिस्सों में आज बढ़ चुका है और फूल और फल रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज नीलामी के इतिहास में यही रुकते हुए आपसे इजाज़त चाहते हैं। लेकिन उससे पहले बिना भूले अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। साथ साथ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।